हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, एक नया सेशन, एक नया चैप्टर, नाम है रोज। आपने सुना हो रोज, रोजाना, हमेशा सदैव, जिसे कहते हैं यार मैं रोजाना पढ़ता हूं गुरुजी, ऐसा तो एक शब्द है रोज। ठीक है, पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में चर्चा करेंगे हम लोग उसके बारे में भी। लेकिन पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, किसी को कोई भी डाउट है, इससे पहले जितने भी चैप्टर हो गए हैं हमारे, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है बेटा। क्योंकि वैसे तो मैं हमेशा कहता ही हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, ये सेलिब्रेशन भी चैप्टर के अंत में मैं करवा। चलो आइए, इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था अर्धनारीश्वर, दिनकर साहब का। हमने बताया यहाँ से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है और बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है, आप लोगों को पता ही होगा। और दोनों में दोनों के गुण जुड़ जाते हैं, स्त्री के पुरुष में आ जाए, पुरुष के स्त्री में आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट हो किसी प्रकार का। ठीक है, हाँ, इंसान को और कोई समस्या भी आ जाए। देखो बेटा, अब किसी को कोई डाउट है ना, तो यहाँ पे ये डाउट बॉक्स है, आप यहाँ लिख दीजिएगा, जिसका समाधान आपको पता ही क्लास के एंड में करता हूँ। क्योंकि मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप लोगों के एमसीक्यूज कब होंगे? हाँ बेटा होंगे, रजनी होंगे। वैसे प्रत्येक चैप्टर के अंत में मैं करवाता हूँ, फिर भी मैं 3-4 चैप्टर के बाद एमसीक्यू सेशन में लगवा रहा हूँ। मैंने कह दिया है, वो लग जाएगा, डोंट वरी, कभी भी हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी उसके बारे में। और अब मैं हूं ना, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है यार, मुझे आपको क्या क्या करवाना है। बुक से मैं कमेंट बंद कर, तो ऐसा सोचेगा यार क्यों आज कोई एक्सपीरियंस है। दस का रोज 12, 8, 8, 9, 9 भाई बहुत होता है। ठीक है, चलो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, ये डाउट बॉक्स है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे साहब का रोज। पहले कौन कौन से सवाल सुनो। एक तो आपको पता ही होगा, कुछ नए बच्चे मैं बता दूं, आपके एग्जाम में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप लोगों को 50 करने होते हैं। और ये 50, और ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ और सबसे मैं कहता आया हूँ, ऐसे ऐसे, सच में आप ऐसे ऐसे रीडिंग मारोगे ना 100 को, ऐसे ऐसे, इसका ये टिक है, टिक है, टिक 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 टिक, अरे मुझे 50 से भी ज्यादा आते हैं भाई, तुम ये कह के आओगे, और कुछ बचता ही नहीं है फिर, और तुम वैसे ही करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला सवाल एमसीक्यू जी, हम लोग देखो, मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे अंडरलाइन करता हूँ, बेटा ये ध्यान रखना, ये सवाल आ सकता है, ऐसे रेखांकित करता हूँ मैं ऐसे। तो वो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को आपको बार बार बस पढ़ते रहना है, जब भी टाइम मिले, एक्स्ट्रा समय मत देना, जब भी क्लास में आओ तब। अब देखिए आगे, पहला सवाल आएगा कि अगे जी का पूरा नाम बताइए क्या है। पहला सवाल, अगे जी का पूरा नाम बताइए क्या है, तो आप कहेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल आएगा, यहाँ पे जो सच्चिदानंद शब्द है, यहाँ से मैं संधि व्याकरण पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, आपसे पूछा जाएगा सच्चिदानंद शब्द में संधि कौन सी है, तो आप आंख बंद करके कहना व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे सतधन चित्तधन आनंद, सतधन चितधन आनंद। ये मैं बाद में समझा दूंगा कि दो वर्ण एक जैसे होते हैं तो पहले वाले को तय में बदल देते हैं, तो पहले वाले वर्ण के साथ जब पांचवा वर्ण नहीं आता है तो कैसे तीसरे में बदलते हैं, कैसे, ये सब मैं बता दूंगा। तो आपको थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण चीजें जब चैप्टर के साथ आती है वो करवा दिया जाता है, तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। वैसे संधि में पढ़ाऊंगा तो आराम से ऐसे ऐसे उंगलियों पे ऐसे 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 आराम से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना। अब दूसरी बात, आपसे पूछा जाएगा कि ये रोज जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, इसके लेखक कौन है, आप कहेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। दूसरी बात, आप कहेंगे रोज गद्य विधा में क्या है, कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, तो आप कहेंगे कहानी है। तो ये सब सवाल आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट्स में बना लीजिए, नोट्स नहीं बना रहे हो तो बस ये पीडीएफ रखना, आपसे बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, इतना मैं कह सकता हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, नोट्स में भी पीडीएफ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी तब।
क्लियर है बेटा? हाँ, बस डरना मत यार, चिंता मत करना, आगे मैं सब देख लूंगा। और आपको पता ही है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाते नहीं हम लोग, जीवन जीना सिखाते हैं हम लोग। कॉमर्स वाला टीम ऐसी है जो जीना सिखाती है इंसान को। 100% मार्क्स तो हलवा है, ऐसे ऐसे, है ना? हाँ, आप लोग देखते भी होंगे वैसे। चलो, अब सबसे पहले हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चन से बनता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अगे साहब का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, जन्म स्थान कहाँ था, कौन सी भाषा थी, शैली कौन सी थी, कौन कौन सी रचनाएं थी, जो रचनाएं तो बहुत सारी थी, उनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन सी, कितने समाचार पत्रों का या कितने पत्रों का संपादन किया इन्होंने, है ना? और तार सप्तकों का कितने तार सप्तक निकाले, किस युग का जनक कहा जाता है ना? ये सब चीजें हम लोग एक एक चर्चा करेंगे और मैं बताता रहूंगा, आपको समझा दूंगा इसी सेशन में सब कुछ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी का जन्म कब होता है? तो आप कहेंगे 7 मार्च 1911 ईस्वी में जन्म होता है गुरुजी, और 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में निधन हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि गुरुजी 7 मार्च 1911, गुरुजी 4 अप्रैल 1987, बस दोनों डेट याद रखना है। देखो, किसी का, लेखक का या कवि का आपको दिन और महीना याद नहीं रहे ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इतने लेखक है, किस किस का याद करेंगे? वो भी मैं तरीका बताऊंगा आपको, सच बता रहा हूँ, वो भी मैं तरीका बताऊंगा आपको कि कैसे सभी लेखक और कवियों का। यार 12-13 चैप्टर गद्य के हैं, 12-13 चैप्टर पद्य के हैं, यार गुरु जी कितने के याद करें, और 3-4 कहानियां हैं, कितना प्रतिपूर्ति भी तो है आपकी, कितना याद करेंगे? मैं हूं ना, क्यों टेंशन करते हो आप? मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आपका सब प्रॉब्लम समझता हूँ, आपको, मुझे ये पता है कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 7 मार्च 1911 में जन्म होता है, 4 अप्रैल 1987 में निधन हो जाता है। जन्म कहाँ होता है? कसैया कुशीनगर गांव में, उत्तर प्रदेश राज्य में। कसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म स्थान। जन्म स्थान कहाँ है? कसैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। लेकिन मूल निवास स्थान देखो, जन्म स्थान इनका कुशीनगर यूपी में है, लेकिन मूल स्थान ये कहाँ के थे? मूल यानी कहाँ के रहने वाले थे? तो आप कहेंगे करतारपुर, पंजाब। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस लेखक का मूल स्थान करतारपुर पंजाब है? या ऐसे पूछा जाएगा, ऐसा निम्नलिखित में से ऐसा लेखक कौन सा है जिसका जन्म होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मूल स्थान पंजाब राज्य था? ऐसा सवाल आ सकता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। और वैसे है ना, एमसीक्यूज यहाँ से भी कुछ आएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके 100 में से 50 तो व्याकरण के आ जाएंगे, वो व्याकरण के भी हम लोग बहुत सारे, आप 100 में 100 भी करवाता ना हमें आपके एग्जाम में, सच बता रहा हूँ, मैं 100 में 100 से ही करवाता मैं आपके। बस मुझे दुख यही है यार, 100 में 100 क्यों नहीं करवा रहा, 100 में से 50 ही क्यों करवाता है वो? कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एमसीक्यूज में 100% मार्क्स दिलाता हूँ, और लिखने वाले हैं सब्जेक्टिव में मैं 95% अधिक अंक दिलाता हूँ। बस मुझे दुख है ये, इस बार हकीकत में दुख ही है ये कि 100 में 100 क्यों नहीं करवा रहा भाई। ठीक है, हाँ, अब आगे देखो, माता का नाम था वयंती देवी, पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। रटना नहीं है, ये रहा नाम इनका, पिता का नाम। ठीक है, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्व क्या था? खोज करता, नई नई चीजों की खोज करता था, कहीं नई नई जगह जाते और वहां खोजते, अरे वाह यार कितने समय का एक पत्थर मिला है, कितने समय का ये देखो नगीना है, देखो यार वाह क्या बात है। तो वयंती देवी माता का नाम, पिता का नाम हीरानंद शास्त्री जी, पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, हाँ, आगे देखिए, शिक्षा प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, मैट्रिक 1925 पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीए बीएससी बीएससी नहीं, सॉरी, बीएससी 1929 फॉर्मन कॉलेज लाहौर पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में है वो फॉर्मल कॉलेज। और एमए अंग्रेजी पूर्वाध से किया, पूर्वाध यानी कि कहते हैं ना कि पूर्व धन अर्ध, यानी कि एमए प्री जिसे हम लोग कह सकते हैं, तो वो भी पूर्वार्ध मान लो आप, इसे अंग्रेजी मान लो, एमए अंग्रेजी छोड़ दो, पूर्वार्ध। लाहौर से क्रांतिकारी आंदोलन गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई। देखो, कुछ भी चीजें याद मत करना, मत करना,
यही तो मजा है आपके एग्जाम में। 100 में से 50 करें तो कोई भी सवाल आ जाए, छोड़ देंगे 50 छोड़ने हमको तो। फारसी, तमिल, अनेक भाषाओं का, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। आगे देखिए, भाषा ज्ञान, संस्कृत का भी, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल, अनेक भाषाओं का ज्ञान था। देखो यहाँ नालायक एक भाषा नहीं जानते, हिंदी आ गई तो अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी टूटी फूटी आती है, और अंग्रेजी आ गई तो हिंदी नहीं आती। आजकल अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को पूछो कि जैसे कि कहते हैं ना कि 39 लिखो, कितना होता है 39 पापा? 39 लिखो। ऐसा बोलो ना 39 लिखो। तो यहाँ तो एक एक लैंग्वेज नहीं आती है, एक आगे दूसरी नहीं आती है। यहाँ देखो संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तमिल, कितनी सारी हैं यार। मुझे थोड़ा सा एक सेकंड बेटा, नेगेटिव, ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा था। कहते हैं ना कि यार सबका व्यक्तित्व और देखा जाता है, स्वभाव देखा, कैसा स्वभाव। आपसे कहते हैं ना, आपसे पूछा जाए किसी व्यक्ति के बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें आपको बतानी है, दोनों बातें बताइए आप। नेगेटिव बतानी और पॉजिटिव बतानी। तो आप पॉजिटिव तो तुरंत बता दोगे, लेकिन नेगेटिव उसके बारे में तुरंत बता दो जिसके ऊपर आप लोग जेलसी हो। लेकिन मैं कहता हूँ जेलसी मत बनना। मैं हमेशा आपसे एक बात, हाँ ठीक, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आपसे, देखो जिंदगी में सफल होना है ना, सफल एक अच्छा इंसान बनना है ना, अच्छा माता पिता बेटा बनना है, नहीं बनना, बेटा बेटी बनना है ना, अच्छा माँ बाप भी बनना है ना अपने बच्चों का, अच्छा पति पत्नी भी बनना है ना अपने, बनना है नहीं बनना, एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओ, यार तेरी गाड़ी देना, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, आचार नहीं बनना है ना, किसी पर आश्रित नहीं रहना है ना। तो सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, है थोड़ा सा महत्वपूर्ण, है थोड़ा सा कठिन काम, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत ईजी है। एक बार अपना लिया ना, जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। कसम खा लो कि अपनाओगे आप मेरी बातों को। 4 बातें बताऊंगा, जिंदगी में कभी भी आप असफल हो जाओ ना, मुझे कहते ना कि सर जी मैं असफल हो गया, आपने कहा था मैंने ऐसा किया था। सच बता रहा हूं, लाइफ में कभी भी किसी को ऐसा बताना छोड़ दूंगा मैं। 4 काम क्या? रोजाना पढ़ना, और जिसको किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, रोजाना पढ़ना पहला काम। कभी किसी का बुरा मत करना, ना सोचना और ना कहना, ना बुरा करना है, ना सोचना है, ना कहना है। आपको कोई गाली बक देना ना, लाइक सुन करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा इंसान बनना है ना। जो गाली तुम्हें दे रहा है ना, जब तुम कुछ भी नहीं कहोगे, चुपचाप नीचे गर्दन करके आ जाओगे ना, जब सफल बन जाओगे ना, तो वो ही आपको जो गाली दे रहा था ना, वो मजदूरी करता हुआ कहीं दिखाई देगा, कहीं सब्जी बेचता हुआ दिखाई देगा, कहीं टेम्पो चलाते हुए दिखाई देगा। क्या बनना है आपको ऐसा? ये बुरे काम नहीं है, ये जब ये काम नहीं करेंगे तो लोग, हमारा भी काम क्या, आपका लोग किसी का भी काम कैसे चलेगा। लेकिन एक अच्छा जीवन, आप पढ़ क्यों रहे हो हमारे पास, क्यों आए हो कॉमर्स वाला, क्यों ज्वाइन किया है आपने? क्यों? यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ जीवन सिखाया जाता है। पढ़ाना तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं हम, 100% मार्क्स तो वैसे ही दिला देते हैं क्लास में। तो मेरा 4 काम करना है, और किसी ने थप्पड़ ही मार देना, आता है स्वभाव, बस थोड़ी सी कठिनाई आएगी, लेकिन एक बार सहन में आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात है, व्यक्तित्व कैसा था, और व्यक्तित्व किस में आता है? स्वभाव से ही बनता है आपका। आपका जैसा स्वभाव होगा, लोग आपका व्यक्तित्व वैसा ही बताएंगे। समझ गए ना? अब इनका स्वभाव कैसा था, सच्चिदानंद हीरानंद भाष्य नागी जी का, जिन्होंने रोज कहानी लिखी हमारे लिए। सुंदर लंबा गठीला शरीर था, ठीक है, सवाल नहीं आएगा पर यहां से। शरीर, सुरुचि, अच्छी रुचि, सुव्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, एवं अनुशासन प्रिय था, अनुशासन में थे। एकांत प्रिय, एकांत में, अंतर्मुखी स्वभाव के थे, एकांत प्रिय थे, एकांत में रहना पसंद करते, अंतर्मुखी, अंदर अंदर वो कुछ विचार करते ही रहते थे। गंभीर एवं चिंतनशील, मितभाषी, कम बोलने वाले, अपने मौन एवं मित भाषा के लिए प्रसिद्ध भी थे। यानी कि वहीं बोलते जहां काम होता, फालतू नहीं बोलते, लप 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 नहीं करते, जीभ बिना अटके ना नहीं फेंकते रहते। आप लोग हमारी मेरी आपकी तरह मेरी तरह, मैं अपना नाम ले देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, निको गुस्सा हम तो नहीं बोलते। पिताजी का तबादला होते रहने का कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थान उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही आ गया था। कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ना, मत पढ़ना भाई, ठीक है। अभिरुचि, किस किस में अभिरुचि? बागवानी करने में रुचि थी। सच बताऊं, मुझसे नहीं होती यार,
क्यों? थोड़ा सा पहले ऐसा नहीं, बागवानी नहीं कर रहा, बागवानी मतलब खेती वगैरह उसी में आ जाता सब कुछ। ऐसा नहीं कि फावड़ा चलाना नहीं जानता, कुल्हाड़ी चलाना नहीं जानता, दंताली चलाना नहीं जानता, लावनी करना नहीं जानता, सब जानता हूँ। लेकिन एक पहले तो एक रुचि भी होनी चाहिए किसी किसी काम करने में। पहली बात तो रुचि नहीं थी। जब बचपन था तो अब कहता है ना कि एक भाई जा रहा है तो दूसरे को जाना पड़ता है, यार वो जा रहा है तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, अब थोड़ी सी मिट्टी चली गई नौजी में, सबसे प्यारा है ये नाक इंसान, तो जुकाम लग जाए। तो वैसे भी रुचि नहीं थी, अब वैसे आदत छूट गई। पर्यटन यात्रा करने का बड़ा शौक था। अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता थी, दर्जनों कार्यों, बहुत सारे कार्य जानते अच्छे से। फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की यात्रा की। यूरोप, एशिया, अमेरिका, ये 3 याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सम्मान एवं पुरस्कार, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। सुरुगा युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार। ये देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित, मत याद रखना। हाँ, अब है महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, आगरा पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, सॉरी, सैनिक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं आगरा से। आपसे पूछा जाएगा सैनिक पत्रिका का प्रकाशन किस लेखक ने किया? आगे जी ने सैनिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया? ध्यान रखना, सवाल कैसे बनता है एमसीक्यूज। विशाल भारत पत्रिका का संपादन कहां से किया? कोलकाता। प्रतीक का कहां से किया? प्रयाग से। सैनिक का आगरा से, विशाल भारत का कोलकाता से, प्रतीक का प्रयाग से। दिनमान का दिल्ली से, याद नहीं रहे, दी से दिनमान, दी से दिल्ली, प्र से प्रतीक, प्र से प्रयाग। विशाल भारत कोलकाता का, याद रख लेना। और आपका सैनिक आगरा से। नया प्रतीक दिल्ली से, प्रतीक प्रयाग, प्र, लेकिन नया प्रतीक दिल्ली से। नव भारत टाइम्स नई दिल्ली। शॉर्ट वॉक एवरीमैन अंग्रेजी में था संपादन। ये याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4-5 याद रखना है आप लोगों को। अब देखो, कृतियां 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की, लेकिन लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लेखन शुरू कर दी थी। बचपन से ही खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। अब देखो, आज अभी तक जो हमने पढ़ा वो मैं समझाता हूं। पहली बात, एक सवाल, आगे जी का पूरा नाम याद रखना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। अरे हीरानंद, अरे गुरुजी इनके पिता का नाम था। अरे गुरुजी पूरा नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री जी। क्या थे? अरे भाई पुरातत्ववेता थे, पर पूछा नहीं जाएगा, फिर भी पुरातत्ववेता याद रख लेना। अब पिताजी का याद हो गया, तो माताजी का नाम क्या था? अरे गुरुजी वैंती देवी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। नाम पूरा पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि वैंती देवी उनके माता का नाम था, हीरानंद शास्त्री उनके पिता का नाम थे, पुरातत्ववेता थे, खोज करने वाले नहीं। अगे साहब का जन्म कब होता है? अरे भाई 7 मार्च 1911 ईस्वी में होता है। निधन कब होता है? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में निधन हो जाता है। अरे गुरुजी इनका जन्म हुआ कहां था? अरे कसैया, कुशीनगर। कुशीनगर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है बेटा जी। अरे गुरुजी ये तो जन्म स्थान था, लेकिन मूल निवास स्थान कहाँ का था? अरे भाई करतारपुर था ना भाई, बताया तो था। हाँ भाई, करतारपुर कहाँ पड़ता है? गुरुजी पंजाब राज्य में पड़ता है। बस हो गया, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं ऐसे ऐसे एक एक चीज को देखो, 2-4 बार अच्छे से पढ़ो, 2-4 बार मन में गुनगुनाओ, 2-4 बार बिना देखे लिख दो। क्लियर है? अब देखिए आगे। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, उम्मीद कर सकता हूं कोई डाउट नहीं होगा यहां पे। आगे बात करें अगे जी के बारे में कि सर इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था, संपादन किया था। संपादन एक तो था सैनिक, जिनका ये आगरा से प्रकाशन करते हैं। कहां से करते हैं? आगरा से। एक था विशाल भारत,
विशाल भारत, जिसका प्रकाशन कहां से करते हैं? ये कोलकाता से। अरे गुरुजी प्रतीक भी तो है। अरे हाँ, प्रतीक, प्रे प्रतीक, प्रयाग। अरे गुरुजी एक नया प्रतीक भी तो है। हाँ, नया प्रतीक भी तो है, वो दिल्ली से था, नई दिल्ली। अरे गुरुजी नई दिल्ली का नाम याद आ गया। अरे गुरुजी दिनमान, दी से दिनमान, दी से दिल्ली। नव भारत टाइम्स कहां से? अरे नई दिल्ली से। देख लो, मान लो भूल गए, मुझे नहीं पता नव भारत टाइम्स कहां से था, वापस पीडीएफ घुमाओ, टक देखो, नव भारत टाइम्स, अरे हाँ नई दिल्ली, सही है गुरुजी, नव भारत टाइम्स। लिख दो उसे बिना देखे, ऐसे वापस लिख दो, तुम गुरुजी टिप पाता, अरे क्या हो गया, तो वो याद हो गया हमें, नव भारत टाइम्स। याद करने का तरीका बता रहा हूं, कहां से? नई दिल्ली से। ठीक है, और कुछ बातें गुरुजी अभी तक जो पढ़ी। अरे बेटा जी आपको नहीं पता, अरे 10 वर्ष, मात्र 10 वर्ष की अवस्था में क्या कविता लिखने लग गए थे। घर पर जब खेल खेलते थे ना, खेलने के लिए इंद्र सभा का गठन कर दिया था, देख लो, इंद्र सभा नाटक लिख दिया था। ठीक है, और घर से ही आनंद बंधु नामक एक पत्रिका भी निकालते थे, घर से आनंद बंधु, आनंद बंधु एक पत्रिका भी निकालते थे। बस हो गया। अब एक बार वापस पढ़ लो, क्या हमने जो लिखा क्या सही लिखा? एक बार वापस से, एक बार वापस, ऐसे देखो याद करने का तरीका है। क्या क्या कि देखो 7 मार्च 1911, ठीक है गुरुजी, 7 मार्च 1911, 4 अप्रैल 1987, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, करतारपुर पंजाब मूल निवास, बेअंती देवी डॉक्टर हीरानंद जी शास्त्री जी। ठीक है, ये मैंने कहा याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, मत ध्यान रखना इतना। ठीक है, आगे देखिए। अब ये संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, फारसी आदि भाषाओं का इन्हें ज्ञान प्राप्त था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिरुचि थी यूरोप, एशिया, अमेरिका, याद रखो तो रख लेना, इतना जरूरी भी नहीं है। अब आगे, ये मैंने बता दिया, सैनिक आगरा से निकाला, विशाल भारत कोलकाता से, प्रेस से प्रयाग, प्रेस से प्रतीक, दिन से दिनमान, दिनमान, नया प्रतीक दिल्ली से, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली से, वॉक एवरीमैन, ये सब आपका अंग्रेजी था, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं उनको। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखने लगे, एक नाटक भी लिख दिया था बचपन में घर में खेलने के लिए इंद्र सभा नाम से, और घर से ही एक आनंद बंधु नामक पत्रिका भी निकालते थे, और उसको हमने लिख लिया ऐसे। अब एक बार लिख लिया, अब मनी मन में गुनगुनाना, एक बार मनी मन में, ऐसे कॉपी नीचे ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। अरे आगे साहब, हाँ पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, हाँ ठीक है। इन्होंने एक कहानी लिखी थी रोज, हाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में, ओके ओके, ग्रेगिन नाम उसका पहले नाम था, बाद में चर्चा हम लोग का, ऐसे आंख बंद कर गुनगुनाना। जन्म कब हुआ था? गुरुजी ने बताया था ना 1911 में, अरे 7 मार्च 1911 में जन्म होता है, 4 अप्रैल 1987 में निधन हो जाता है। जन्म होता है कहाँ पे? अरे उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश एक जगह में, हर कसैया कुशीनगर में होता है। अरे लेकिन मूल निवास स्थान कहाँ था? अरे करतारपुर पंजाब के थे वो। अरे माता का नाम क्या था? बेअंती देवी। पिता का नाम, अरे नाम बताया था हीरानंद शास्त्री, पुरातत्ववेत्ता थे भाई। अरे भाई उनकी पत्रिकाएं भी निकाला था, कौन कौन सी निकाली थी? अरे सैनिक आगरा से, विशाल भारत कोलकाता से, दी से दिनमान, दी से दिल्ली, प्रेस से प्रतीक, प्रेस से प्रयाग, एक नया प्रतीक भी था तो दिल्ली से निकालते, एक नव भारत टाइम्स दिल्ली से, नई दिल्ली से। एक याद रखना, अरे थॉट वॉक एवरीमैन अंग्रेजी की मत याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार 10 वर्ष की अवस्था में तो कविताएं लिखने लग गए थे वो। इंदर सवाई नाटक लिख दिया था बचपन में खेल खेलने के लिए, और पत्रिका भी निकालते थे आनंद बंधु नाम से घर से। समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब आगे देखिए, एक ही चीज 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। पहली कहानी 1924 में, पहली कहानी इलाहाबाद की पत्रिका स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। 1930 के बाद नियमित लेखन, 1930 के बाद नियमित लेखन लिखना पड़ा। 1924 में पहली कहानी सेवा पत्रिका में निकली जो इलाहाबाद से थी।
ठीक है। विपथ का, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, ये इनकी कहानी संग्रह है। देखो, विपथ का, जयदोल महत्वपूर्ण, विपथ का भी है, जयदोल भी, ये तेरे प्रतिरूप भी है, और छोड़ा हुआ रास्ता, भूल जान, लौटती पगडंडियां, भूल जान, 3 याद रखना, विपथ का, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप। आगे देखिए, ये कहानी संग्रह है। शेखर एक जीवनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रथम भाग 1941 में, दूसरा भाग 1900, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सुपर्ब, शेखर एक जीवनी 100% एग्जाम में आ सकता है। नदी के द्वीप बहुत बार पूछा गया है, अपने अपने अजनबी बहुत बार आया है, ये सभी उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, तीनों की तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। समय याद रखो, तुम्हारी मर्जी, नहीं मत रखना। शेखर एक जीवनी 2 भागों में थी, 1941 में और 1944 में। अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप याद हो गया। विपथ का, संड्रारती, ये तेरे प्रतिरूप, ये 3 कहानियां याद रख लेना। ठीक है, आगे देखिए। आगे बात करें, उत्तर प्रियदर्शी नाटक लिखा, भगनदूत, चिंता, इत्यलम, हरिगास छनबर महत्वपूर्ण, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार महत्वपूर्ण, कितनी नाव में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, कविता संकलन, अरे आत्मनेपद, आलवाल, अदतन, अदतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि, ये छोड़ देना। और तार, 4 तार सप्तक निकाले, पहला तार सप्तक निकाला 1943, दूसरा निकाला 1951 में, तीसरा निकाला 59 में, और चौथा निकाला 79 में। ठीक है। और पुष्करणी, पूर्वपाम्रा आदि अभिनंदन ग्रंथ भी लिखे, आदि संपादित ग्रंथ। अब इतनी रचनाएं कैसे याद करेंगे, मैं बताऊं आपको, इसको 2-4 बार पढ़ो ऐसे। पहले ऐसे लिखो, कहानियां, अरे विपथ का, जयदोल, ये तेरे परतेरे, उपन्यास, शेखर एक जीवनी 2 भागों में, 1941 1944, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। क्लियर है। आगे, और कुछ महत्वपूर्ण कविता संकलन, कितनी नावों में कितनी बार, हरिघास क्षणभर, असाध्य वीणा, आंगन के पार द्वार। ठीक है। फिर विपथ का, जयदोल, वो तो हमने पढ़ लिया। फिर आगे ये चीज होगी, बावरा है एरिया, आंगन के पार द्वार, ये तो ठीक है, ओके ओके, तेलम। अब आगे देखो, अरे यायावर रहेगा, अरे भाई यात्रा संकलन भूल गया, बहुत महत्वपूर्ण, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, तीनों के दोनों महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कौन कौन से महत्वपूर्ण, वो मैं एक बार मैं लिख देता हूं, जो आपको याद करना ही करना है। कौन कौन से, देखो, एक तो याद रखना, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। एक याद रखना, हरिघास क्षणभर, हरिघास क्षणभर। ठीक है। फिर तीनों उपन्यास याद रखना, एक तो याद रखना शेखर एक जीवनी, दो भाग, 1941 और 44, 1941 और 1944। एक याद रखना, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी। एक याद रखना, नदी के द्वीप, नदी के, ये हो गए हमारे उपन्यास। उसके बाद याद रख रहे, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, पहले तो वो लिखो, अरे यायावर, यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, अचानक, सहसा क्या होती है, अचानक, एक बूंद सहसा उछली। क्लियर है। अब कुछ और जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, एक याद रखना है आप लोगों को, विपथ का, एक याद रखना है जयदोल, एक याद रखना है ये तेरे प्रतिरूप। ठीक है। और एक याद रखना त्रिशंकु, इनकी कहानी। एक याद रखना आत्मनेपद,
आत्मने आत्मने पद। एक याद रखना इत्यलम, एक याद रखना असाध्य वीणा, असाध्य असाध्य वीणा, आंगन के पार द्वार, ठीक है। इसके अलावा तार सप्तक याद रखना है। देखो पहला तार सप्तक, चार, आपसे पूछे कितने सप्तकों का संपादन किया तो आप कहेंगे चार। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक, अब तार नहीं लगाएंगे, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। अब तुम कहोगे सर इतना कुछ कैसे याद करें? भैया मुझे भी तो याद है ना, कैसे याद किया गुरुजी, बता दो मुझे एक बार। बेटा इसको कम से कम 5-7 बार पीडीएफ मिलते, 5-7 बार। ये ना, मैं तो ये कहता हूं कि तुम ये पढ़ो, ये अपने आप याद हो जाए। पर ये है ना, ये महत्वपूर्ण है। और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा सा माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, थोड़ा सा दिमाग अच्छा चलता है माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। कोई सवाल बाहर नहीं गया आज तक, कोई एमसीक्यू भी नहीं गया, ना कोई सवाल गया। जहाँ तक मैं दौड़ता हूँ, एक एक्सपीरियंस जितना मुझे बोलता, पढ़ाई तो कितने साल हो, जितने साल पेपर में मतलब बनाए भी हैं बच्चों के लिए, और पेपर आए भी हैं, देखा भी है, तो यहाँ से सवाल नहीं जाएगा आपका बाहर, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये चीजें तो याद रखना, ऐसे ऐसे मन मन में घुमाना। अरे कितने नाव में कितनी बार, अरे ज्ञानपीठ अरे घास क्षण भर, अरे साहित्य अकादमी ये बाद में बताऊंगा, छोड़ दो। फिर कुछ रचनाएं उपन्यास याद रखो। अरे शेखर एक जीवनी 2 भागों में थी नालायक, 1941 में, 1944 में। उसके बाद 2 उपन्यास तो और तो थे, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, यात्रा वृतांत याद रखना। अरे यायावर रहेगा याद, ये तेरे प्रति, यारे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। तार सप्तक याद रखना गुरुजी, पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा 51 में, तीसरा 1959 में, चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशन किया था। अब इस चीज को यदि मैं कहूं आपसे, तो इसको बार बार कम से कम 2-4 बिना देखे लिख दो। ऐसा नहीं सुंदर सुंदर लिखो, रब कार्य में ऐसे ऐसे लिखो। हाँ, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी 2 भागों में, अरे ये तेरे प्रतिरूप, इत्यलम हरिघास चनबर, कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, अरे यायावर एगात, एक बूंद सहसालु, इत्यलम, आत्मनेपद, त्रिशंकु, है ना, और कौन कौन सा था, ऐसे 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 घुमाते रहो दिमाग। अरे आप पे आ जाओ, जो भी याद रहे ना। अरे जन्म कब हुआ, अरे गुरुजी ने बताया था 7 मार्च 1911। अरे निधन कब होता, 4 अप्रैल 1987 में होता। अरे जन्म कहाँ होता, कुशीनगर हुआ था उत्तर प्रदेश, लेकिन मूल निवास स्थान करतारपुर, कोई पंजाब के थे। गुरुजी ने बताया था, नालायक याद नहीं है क्या? अरे हाँ मुझे याद है भाई, गुरुजी ने बताया था मुझे। अरे पिता का नाम अरे राम शास्त्री पुरातत्व, अरे माता का नाम वयंती देवी था बेटा जी। अरे 10 साल में तो कविता लिखने लग गए थे, इंद्र सभा नाटक लिख दिया था बचपन में खेलने के लिए, एक घर से आनंद बंधु नाम पत्रिका भी निकालते थे, पता है क्या? अरे हाँ मुझे पता है। फिर पत्रिका बताओ तो कौन कौन सा संपादन करा? अरे सैनिक आगरा से, विशाल बारबत कलकत्ता से निकाला, प्रेस है प्रतीक, प्रेस है प्रयाग से निकाला, दी से दिनमान, दी से दिल्ली निकाला, अरे नया प्रतीक भी दिल्ली से निकाला, नव महाराष्ट्र टाइम्स नई दिल्ली से निकाला था, थोक वोक एवरीमैन्स ये अंग्रेजी में निकाला था। बस, कोई भारी बात है? हाँ, कुछ देखो यार, एक बात बताओ मुझे, सच में ईमानदारी से पूछता हूँ, क्या तुमने जन्म लेते ही मम्मा पापा बोलने लग गए थे? सच्ची बताओ, क्या जन्म लेते ही तुम पैदल चलने लग गए थे? क्या जन्म लेते ही तुमने क्या गड़े सीख लिया था? क्या जन्म लेते ही तुमने पढ़ना सीख गया था? क्या जन्म लेते तुमने अच्छे सही समझ की गलत सही समझने लग गए थे? क्या तुम्हें 2 महीने तक पता था आइसक्रीम क्या होती है, पिज्जा क्या होता है, बर्गर क्या होता है, मोमोज क्या होता है? क्या तुम्हें पता है गालियां क्या होती है? नहीं ना। लेकिन आज है ना, सब कुछ पता है, गालियां पता है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर, है ना, अच्छे अच्छे खेल के बारे में पता, अच्छे अच्छे पिज्जा बर्गर मोमोज सब पता है ना।
अच्छा खेल खेल कौन कौन से हैं, अच्छे नाटक कौन कौन, अच्छी फिल्में कौन कौन सी, अच्छी हीरोइन कौन कौन सी है, अच्छे हीरो कौन कौन से हैं। मैं शादी करूंगा तो कैसे होगा, पत्नी कैसी होगी, पति कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा यार, माता पिता की सेवा करूंगा। सोचते हो ना कैसे। बस मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई। प्लीज कम से कम 3-4 बार इनको पढ़ना, 3-4 बार बिना देखे लिखना। जितना लिखोगे ना, जितना लिखोगे भाई, उतना ही आप लोगों को वो याद होगा। और कोई चारा नहीं है किसी प्रकार, कोई कहे ना कि ऐसे 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 बुदावाई दे दू रट ले, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। मेहनत आपकी, फिर भगवान अपने आप देगा। अभी मत करो इतना सारा कैसे याद करें, मैं मुझे भी तो है ना, आपके सामने पढ़ा, आपके सामने लिखा है ना बिना देखे। बस मेरा कहना मान लो। बस आगे देखिए। शरत चंद्र के श्रीकांत जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी से अनुवाद किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर गोरा का हिंदी अनुवाद किया। ये मत याद रखना, ये एक अलग से याद रख लेना कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। त्यागपत्र किसने लिखा था, जैनेन्द्र कुमार ने। और श्रीकांत शरतचंद्र, वो याद मत रखना, ठीक है। अनुवाद किया, छोड़ देना इनको, और कुछ दिक्कत नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर गोरा का हिंदी अनुवाद किया। तो गोरा नामक रचना किसने लिखी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। बस ये तो याद रख लेना, और कुछ भी याद मत रखना यहाँ से। अब देखो और कहाँ कहाँ से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो आगे, हिंदी के आधुनिक साहित्य में प्रमुख प्रतिभा थे वे, वही अंडरलाइन करूंगा जहां से आपको पूछा जा सकता है सवाल, बस और कहीं अंडरलाइन नहीं करूंगा मैं। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। साहित्य की अनेक विधाओं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी उनका अवदान, महत्वपूर्ण योगदान, मतलब उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की है जिसमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। बहुत कुछ है, मतलब छोड़ दो, मत याद रखना। साहित्य में लेखन के अतिरिक्त संपादन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने अपनी सृजनात्मकता को विस्तार दिया है। उनमें युग का प्रतिनिधित्व करने वाली सांगठनिक क्षमताओं से युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता थी। आगे का जीवन और साहित्य जो घनिष्ठ रूप से परस्पर संपृक्त है। अब इन शब्दों का अर्थ मत घूमना, मैं बता भी दूंगा, फालतू का क्या फायदा, मत ज्ञानी बनना, छोड़ देना, ठीक है। परस्पर संपृक्त यानी कि एक घनिष्ठ, कहते हैं ना आपस में मेल जो जिसका कहते हैं तालमेल। विशेष व्यक्तित्व से संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी रूप में उनकी भूमिका रही है। कारावास और जेल यातनाएं भी उन्हें सहनी पड़ी है। हाँ, ये थोड़ा याद कर सकते हो कि भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के कारण उग्र और विद्रोही स्वभाव के थे, और कई बार कारावास भी किया, जेल यातनाएं भी सहनी पड़ी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी, ये याद रखना बेटा, ये सवाल आ सकता है। द्वितीय महायुद्ध में सेना में नौकरी करने वाले लेखक कौन थे, बम बनाना वहीं सीखा। वे आजीवन सैलानी रहे हैं, यानी घूमते रहे हैं। रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव था, शौक था, यानी यायावरी प्रवृत्ति के थे। यायावरी क्या होता है, घूमते रहने की प्रवृत्ति। यायावरी, यायावरी किसे कहते हैं, घूमता रहना, वही सैलानी जिसे कहते हैं। हिंदी में शायद ही ऐसा कोई लेखक कलाकार हो जिसकी आगे की तरह परस्पर असंबद्ध 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता हो। बहुत सारे कार्यों में दक्षता थी। प्रतिभा, रुचि और शौक अपरिमित थी। बहुत सारी विविधताएं कारण अनेक व्यक्तित्व, विशेष प्रकार, विस्तार, गहराई। 2 सवाल याद रखना बस, क्या, द्वितीय विश्व युद्ध में सेना में नौकरी की, ठीक है, और जेल में बम बनाने का कार्य सीख लिया था, अलग से याद करना, ठीक है। और स्वाधीनता आंदोलन में कूद गए थे, उग्र स्वभाव के थे, तो बहुत सारी बार जेल भी गए थे, यातनाएं भी सहनी पड़ी, दुख भी कष्ट सहना पड़ा। और कुछ भी याद मत करना, कुछ भी याद मत करना, मत पढ़ना, और नहीं मानो तो पढ़ लेना भाई। आगे, कथा साहित्य प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में आगे की भूमिका निर्णायक। हाँ, ये ऐसे, अब ये ऐसा कोई फिक्स सवाल नहीं है ये, पर आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि आपने पाठ्य पुस्तक दिगंत में जो का तो लिखा हुआ है कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में आगे की, ऐसा कौन सा कवि है, लेखक है, तो आपका लेखक कौन सा है, यानी कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में किस लेखक का नाम आता है, तो आप कहेंगे आगे साहब का। कहानी को महज किस्सा, आख्यान, इतिवृत्त, इतिवृत्त क्या होता है, पुराने संवादों की सहायता लेना, व्याख्यानों, पुराणों की सहायता लेना।
कि धरातल से ऊपर उठाकर एक कसे हुए अंतर्गुफित जो जिसका लोगों को ज्ञान नहीं था उसको बहुत ही सरल शब्दों में कलात्मक रूप के तौर पर उभारने वालों में आगे अग्रणी रहे हैं। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे को दिया जाता है, ये ध्यान रखना। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञान नाम आते ही जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे साहब का नाम लिख देना। लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे साहब को दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही बौद्धिकता, नैतिकता, वैचारिक सजगता, कलात्मकता भी अज्ञे ने हिंदी कथा में जोड़ी। अज्ञे ने हिंदी कहानी के भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानियों द्वारा प्रस्तुत किया। बिना अज्ञे की नई कहानी कल्पना नहीं की जा सकती। बात सही, नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और कुछ है क्या? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बात है, यहाँ पे देखता हूँ। रोज अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तवता को एकांत व्यक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया। मध्य वर्ग की माने, ये बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, इसके फालतू का कोई काम भी नहीं है, छोड़ देना। यहाँ पे कहानी पढ़ेंगे जब हमें समझ में आ जाएगा। अब देखो आपको क्या क्या करना है। एक तो ये ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य को आगे बढ़ाने या गहराई से ले जाने का कार्य किस किसको है? जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे साहब। जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र उपन्यास याद रखना, पूछा जा सकता है 100 MCQ में। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन थे? श्रीकांत शरदचंद्र का था, गोरा रविंद्रनाथ ठाकुर का था, जिनका हिंदी अनुवाद किया गया साहब ने। पर फालतू याद मत करना, ठीक है। हाँ, एक ये याद करना है। और यहाँ पे हम लोग बात करें द्वितीय महायुद्ध, ये याद रखना है, सेना में नौकरी की। यहाँ पे ये त्यागपत्र आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये रचनाएं आ गई थी, और यहाँ पे ये जीवन परिचय उनका आ गया था, ये पत्र का आगे बस। और कुछ भी ध्यान मत रखना। अभी तक मैंने जो पढ़ाया एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ प्यारे बच्चों, जिससे आप लोगों को याद हो जाए, अच्छे से एक बार याद हो जाए वो, ठीक है। यहाँ से इसके आगे अब कर देता हूँ मैं। देखो, हमें एक इस प्रकार से याद करना है कि दिमाग में बर्डन नहीं हो। भाई नाम क्या था पूरा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। भाई ये हीरानंद क्या था? भाई ये हीरानंद इनके पिता का नाम था, हीरानंद शास्त्री, जो पुरातत्ववेत्ता थे। जब पिता का नाम याद आ गया तो माता का भी याद होना चाहिए। क्या नाम था? वयंती देवी। अरे इनका जन्म कब हुआ था? आप कहेंगे 7 मार्च 1911। निधन कब होता है? 4 अप्रैल 1987। जन्म होता कहाँ है? तो आप कहेंगे कुशीनगर, कसैया कुशीनगर। ऐसे लिखो तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद है तो छोड़ देना ऐसे उत्तर प्रदेश। अरे मूल निवास स्थान कहाँ था? ऐसे करतारपुर पंजाब, ठीक है। आपको याद करना है ना, लिखा सुंदर सुंदर तो हमने लिख लिया पहले, ऐसे करतारपुर पंजाब, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ से इन्होंने है ना 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिख दी थी, कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1930 के बाद नियमित लेखन कार्य किया था। इंद्र सभा, ये सवाल अच्छा है, आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये आएगा इंद्र सभा नाटक किसने लिखा बचपन में ही? तो आप कहेंगे अज्ञे साहब ने लिखा। दूसरी बात याद रखना, इन्होंने आनंद बंधु घर से एक पत्रिका निकालते थे, आनंद बंधु। अब पत्रिकाओं के नाम आ गए, तो और कौन कौन सी पत्रिका निकाली आप अब याद रखना। ऐसे गुरुजी सैनिक तो आगरा से निकाले, ऐसे सैनिक आगरा से, ऐसे याद रखना। अरे विशाल भारत, अरे कलकत्ता से। अरे प्र से प्रतीक, प्र से प्रयाग, ठीक है। दिन से दिनमान, दी से दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली, थोक वोक एवरीमैन अंग्रेजी में थी। अरे अब और बात करें, संपादन का नाम आ रहा है। अरे 4 तार सप्तक भी निकाले थे इन्होंने। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1953 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1979 में निकाला था। और भी कुछ मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं अज्ञे जी के बारे में। देखो ये है ना, अज्ञे जी प्रयोगवाद का जनक माना जाता है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक। इसे अज्ञे युग भी कहा जाता है, अज्ञे युग भी कहा जाता जी, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करें, समय सीमा क्या होती है इसकी? 1943 से लेके 1953 तक, ये याद रख लेना, रखो तो तुम्हारी मर्जी, वैसे याद, अच्छा सवाल है। अब और बात करें तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे अब इनकी बारे में थोड़ा सा तो रचना याद रख लो। एक तो याद रखो ऐसे, अरे कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ठीक है, हरी घास छन भर, किवदंती, आत्मने पद,
त्रिशंकु इत्यलम हरिघास छनबर आंगन के पार द्वार असाध्य बिना। महत्वपूर्ण बात आ जाओ, महत्वपूर्ण, ये दो महत्वपूर्ण, कितने नामों में, हरिघास छनबर आंगन के पार द्वार। अब कुछ महत्वपूर्ण, शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 भागों में 41 और 44। अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, यात्रा वृत्तांत में आ जाओ। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, विपथगा जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। ठीक है, ओके हो गया। द्वितीय महायुद्ध में इन्होंने क्या किया, सेना में नौकरी की और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में भी गए, यातनाएं भी सहनी पड़ी। अरे गुरुजी, मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अज्ञे साहब भी थे और जैनेन्द्र कुमार भी थे। जैनेन्द्र कुमार का नाम याद है, अरे त्याग पत्थर, मनोवैज्ञानिक कथाकार, दोनों कथा साहित्य। अरे रविंद्रनाथ ठाकुर का गोरा नामक रचना का हिंदी अनुवाद भी किया। श्रीकांत रचना के लेखक कौन थे, शरत चंद्र थे। ठीक है, और सुनो यार गुरुजी, ये संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, है ना, फारसी आदि भाषाओं के ज्ञाता भी थे। क्लियर है। अब ऐसे आप लोग जब लिख देंगे तो बचाओ मुझे, क्या बच जाएगा, फिर उसे 1-2 बार पढ़ लो, बस काम हो गया हमारा। बोलो कैसा लगा, ईमानदारी से बताओ यार, सच में ईमानदारी से बताओ। क्या आप बहुत बच्चा रुक जाता है, अब ऑटो में सर पढ़ेंगे तो वहीं सही, लेकिन और एक ये मैं आपको सुनो एक बात और बता देता हूँ। मैं आपको है ना, मैं आपको एक तो ये कुछ शब्द निधि दे रहा हूँ, ये थोड़ा पढ़ के आना है, और एक ये कहानी का सारांश भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ के आना है आपको, यहाँ तक आपको मिल जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो वहीं सही, लेकिन इससे पहले वाले मैं आपको पीपीटी में दूंगा, मतलब पीडीएफ में दूंगा, जिसको थोड़ा पढ़ के आना है आपको। शब्दार्थ, शब्द निधि पढ़ के आना है, पाठ का सारांश पढ़ के आना है मेरे के लिए। ठीक है, बाय सर, फिर मिलेंगे। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। शिवम कहाँ गया, कहीं नहीं गया बेटा, वो गोलगप्पे खाने गया है। बहुत अच्छा, क्वार्टरली एग्जाम में आएंगे, जितना पढ़ा दो। हाँ बेटा मैं पढ़ा दूंगा, जून में एग्जाम नहीं होगा बेटा, टॉपर गिफ्ट क्या दोगी, मैं दे दूंगा, चिंता मत कर, तुम कहोगे जो। आप 100% मार्क्स लाओ। हाँ, जय को करना, ना सोचना ना कहना, ये 4 काम ना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है, और मेरा काम जरूर करना। 4 काम है छोटे छोटे, रोजाना पढ़ना, कभी किसी का बुरा मत करना, ना सोचना ना कहना। ये 4 काम कठिन तो हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। बाय बाय, जय हिंदी जय कॉमर्स, जय हिंदी जय कॉमर्स।